और इस बीच बड़ी खबर, 13 नवंबर को एमपी छत्तीसगढ़ में होगा मतदान। बुधनी और विजयपुर में 13 नवंबर को मतदान। रायपुर दक्षिण के लिए 13 नवंबर को होगा मतदान। तारीखों का ऐलान हो गया है चुनाव आयोग द्वारा। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर 13 तारीख को निर्धारित किया गया है। बुधनी और विजयपुर में 13 नवंबर को मतदान होना है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। और यहाँ पर एमपी की 2 सीटों पर रायपुर दक्षिण के लिए 13 नवंबर को मतदान होना है। वहीं तो ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, 13 नवंबर को एमपी छत्तीसगढ़ में मतदान होगा। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपके सामने। बुधनी और विजयपुर में 13 नवंबर को मतदान होगा। चुनाव आयोग ने तमाम व्यवस्थाओं की जानकारी दी, किस तरह से ये आगामी चुनावों को लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं, और तारीखों का ऐलान किया गया, जिसमें रायपुर दक्षिण के लिए 13 नवंबर की तारीख को निर्धारित किया गया है। 13 नवंबर को एमपी छत्तीसगढ़ में मतदान होगा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बुधनी और विजयपुर में 13 नवंबर को मतदान होगा। हालांकि सभी दल जो है वो तैयारियों में पहले ही जुट चुके थे और तारीखों का ऐलान हो गया है। 13 नवंबर को एमपी छत्तीसगढ़ में होगा मतदान। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। तो बुधनी और विजयपुर में 13 नवंबर को मतदान होगा। वहीं रायपुर दक्षिण के लिए 13 नवंबर को मतदान होगा। इस वक्त की बड़ी खबर, महाराष्ट्र में 1, झारखंड में 2 चरण में वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। साथ ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो 13 नवंबर की तारीख को निर्धारित किया गया है, ऐलान किया गया है चुनाव आयोग द्वारा। और 13 नवंबर को वो दिन होगा जब मतदान होगा। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज एडिटर अभिलाष मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिलाष जी, तारीख का ऐलान हो गया है, कितनी तैयारी, क्या सुगबुगाहट अब लग रही है अगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों की बात की जाए? देखिए हिमानी, तारीख जो है वो बिल्कुल आज आनी थी, ये तय था, और इसलिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपनी प्राथमिक जो तैयारी है वो पूरी कर ली है। खास बात यह है कि जो मध्य प्रदेश की 2 सीटें हैं, विजयपुर और बुधनी, इसके इतिहास के बारे में बताएं तो बुधनी को लेकर के करीब 5 से 6 नामों का पैनल जो है वो कल ही बना करके बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो है वो दिल्ली भेज चुके हैं, जिसमें कई नेताओं के नाम है, पूर्व सांसद उसमें शामिल है। और जो सबसे जो बड़ा नाम चल रहा है इस वक्त वो कार्तिकेय चौहान का है, जो शिवराज सिंह चौहान के बेटे भी हैं। और इस उपचुनाव से वो चाहते हैं कि वो जो पॉलिटिकल एरिया है उसमें लैंड कर जाएं। तो उनके ऊपर एक बड़ा दबाव ये है नैतिक तौर पर कि वो चूंकि शिवराज सिंह चौहान को बिलोंग करते हैं, उनके बेटे हैं, तो अगर परिवारवाद का आरोप लगा करके बीजेपी कांग्रेस को घेरती रही है तो उनको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये इसको लेकर कयास लग रहे हैं। इसके अलावा बात करें विजयपुर की तो आपको याद होगा ग्वालियर चंबल का ये इलाका, जहां से रामनिवास रावत कांग्रेस के विधायक होते थे, और चुनाव से जो हो रहा है उसकी बड़ी वजह यह है कि उन्होंने रिजाइन किया और वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो ये दोनों जगह पर चुनाव हो रहे हैं। रामनिवास रावत को टिकट मिलेगा ये बीजेपी पहले ही तय कर चुकी है। सिंगल पैनल का नाम जो है वो भेजा जा चुका है आला कमान को। तो रामनिवास रावत अब जिस जगह से वो कांग्रेस के विधायक थे उसी जगह से बीजेपी की जगह पर फाइट करेंगे। दिग्गज नेता है, कद्दावर नेता है, और चुनाव से पहले जो लोकसभा चुनाव से पहले वो यहाँ पर पहुंचे थे, आए थे, और उसके बाद से लगातार ये माना जा रहा है कि उनको ही टिकट मिलना था, वो तय हो गया है। बुधनी में पेच इसलिए फंस गया है क्योंकि बुधनी में कई बड़े दिग्गज और बड़े नेता हैं जो अपने आप को वहां से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। उसकी बड़ी वजह हमारी ये बताई जाती है क्योंकि बुधनी जो सीट है वो बीजेपी के लिए बहुत फेवरेबल सीट है। शिवराज सिंह चौहान का दखल है और कई बड़े नेता वहां से बिलोंग करते हैं। तो बीजेपी के नेताओं को पता है कि अगर बुधनी सीट से उनको टिकट मिल जाता है तो उनकी जीत बिना किसी मेहनत के आराम से हो जाएगी। तो ये दोनों सीटों की बात है। एक सीट और रह जाती है इस बीच में, इस पर लोगों का ध्यान नहीं है, वो है बीना सीट। बीना में भी उपचुनाव की स्थिति बनी हुई थी क्योंकि निर्मला सप्रे जो हैं, जो वहां से कांग्रेस की विधायक हैं, यानी वो बीजेपी में तो आ गई हैं लेकिन उन्होंने कांग्रेस से रिजाइन नहीं किया है। अब इस वजह से वो सीट उलझ गई है। वहां पर विधायक तो कहने को अगर ऑफिशियली देखा जाए तो कांग्रेस की है, लेकिन वो बीजेपी के तमाम कार्यक्रमों में आती हैं और खुद को बीजेपी का कार्यकर्ता बताती हैं। तो उसको लेकर के आने वाले दिनों में उसको भी लेकर फैसला होना है। उधर बात करें छत्तीसगढ़ की हिमानी, तो वहां पर रायपुर दक्षिण जो कि बृजमोहन अग्रवाल कद्दावर नेता 8 बार के लगातार वहां से विधायक रहे जी, उनके सांसद होने के बाद अब वो सीट खाली है। आज ही ब्राह्मण समाज के लोग जो है, पदाधिकारी जो है वो पहुंचे और उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टी के आला नेताओं से मिलकर ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को टिकट देने की वहां से मांग की है। बिल्कुल, एक नाम और चर्चा में जो काफी ज्यादा माना जा रहा था, पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव और वन विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष गुरु प्रसाद शर्मा में से किसी एक को भी टिकट मिल सकता है। ये भी सुगबुगाहट तेज थी काफी ज्यादा। रमाकांत भार्गव की देखिए वहां पर दावेदारी बहुत मजबूत है क्योंकि वो पूर्व सांसद है, कद्दावर नेता है, बड़े नेता हैं, और अच्छी बात उनके लिए ये रही कि इस दौरान
जब वो सत्ता में नहीं रहे या किसी बड़े पद पर नहीं रहे तो वो पार्टी के लिए सक्रिय रहे। हाल ही कुछ दिनों पहले लोकसभा नतीजों के बाद रमाकांत भार्गव जी से मेरी मुलाकात मध्य प्रदेश, दिल्ली के मध्य प्रदेश भवन में हुई थी, और उस वक्त भी जब हमारी चर्चा हुई थी तो अनऑफिशियल चर्चा में हमें लगा कि उनकी राजनीतिक आकांक्षाएं अभी भी हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं और एक अच्छा कैंडिडेट, अच्छा चेहरा उन्हें माना जा सकता है। जी देखिए, इस लड़ाई को साख की लड़ाई भी कहा जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी मजबूत दावेदारी पहले ही चुनावों के नतीजे जब सामने आए थे वो ठोक चुकी थी, लेकिन अब जिस तरह से पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है, कई दिग्गजों के नाम शामिल हो रहे हैं, ऐसे में कार्तिकेय सिंह चौहान को लेकर जिस तरह से दावेदारी की जा रही है, क्या अंदरूनी कलह की भी कोई आशंका हो सकती है? नहीं, देखिए बीजेपी में इस वक्त अंदरूनी कलह है और खासतौर से शिवराज सिंह चौहान वो रिस्क लेंगे नहीं, क्योंकि हिमानी आप समझिए कि शिवराज सिंह चौहान फिलहाल अभी स्टेट से हटा करके केंद्र में शिफ्ट किया है, मोदी गवर्नमेंट में अब वो बड़ा चेहरा है। बताया जाता है कि जितना बजट सिर्फ मध्य प्रदेश के पूरे राज्य का है, उतना बड़ा बजट एलोकेशन उनके ग्रामीण और पंचायती राज को मिला दिया जाए तो उतना अकेले का बजट उनके मंत्रालय के पास है। मतलब सबसे भारी भरकम बजट अगर कोई मंत्रालय है तो वो शिवराज सिंह चौहान उसको लीड कर रहे हैं, बड़े नेता है। ये जरूर है कि उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी कि उनके बेटे कार्तिकेय को उन्होंने पिछले 3 सालों से तैयार किया था। वो राजनीतिक रैलियों में शिवराज सिंह चौहान के साथ दिखते थे, लोकसभा चुनाव में उनकी कैंपेन में वो लगातार हमने देखा उनके साथ थे, विधानसभा चुनाव में बहुत ज्यादा एक्टिव थे। तो उनकी ख्वाहिश जरूर है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी को ये तय करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि संभावना इस बात की भी है कि अगर उन्हें टिकट मिलती है तो कांग्रेस जाहिर सी बात है कि परिवारवाद का आरोप लगा करके बीजेपी पर निशाना साधेगी। बिल्कुल, लेकिन अब यहाँ पर अगर कांग्रेस की भी बात की जाए सर, तो कांग्रेस कितनी तैयार नजर आ रही है, क्योंकि वर्चस्व की लड़ाई कांग्रेस के लिए भी है। कैसे अपना वर्चस्व बचा पाएगी अब कांग्रेस? कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और कांग्रेस से ज्यादा अगर मैं कहूं तो अब जीतू पटवारी जो है उनके लिए अग्नि परीक्षा है, क्योंकि जब से वो अध्यक्ष बने हैं लगातार एक कर चुनाव हार रहे हैं। विधानसभा के चुनाव के बाद जो हार का सिलसिला शुरू हुआ है, उसके बाद लोकसभा चुनाव बुरी तरह हारे, 11 की 11 सीटें जो कभी नहीं हुआ मध्य प्रदेश के इतिहास में, वो सारी उन्होंने गवा दी, शिमला की सीट भी नहीं बची थी। उसके बाद जो भी स्थिति बन रही है उसके लिए कहीं ना कहीं जीतू पटवारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब तय होगी और उनकी जिम्मेदारी अगर तय होती है तो बड़ा दबाव में खुद को महसूस करेंगे। लेकिन कांग्रेस के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वहां पर अभी भी जो है वो एकजुट नजर कांग्रेस नहीं आ रही है। कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो, अरुण यादव हो, अजय सिंह राहुल भैया हो या फिर खुद जीतू पटवारी हो, सज्जन वर्मा हो, इतने सारे नेता उनके पास जरूर हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो एक साथ एक मंच पर आने में वो हिचकिचाते हैं। ये सबसे बड़ी चुनौती है। और जीतू पटवारी को चूंकि प्रदेश अध्यक्ष तो बना दिया गया, लेकिन कोई मैकेनिज्म का आलाकमान ऐसा तय नहीं कर पाया कि वो इन बड़े नेताओं को अपने हिसाब से मोल्ड कर सके, अपने हिसाब से मोटिवेट कर सके। इस वजह से कांग्रेस के सामने चुनौती है। ये नतीजे या ये जो चुनाव है ये कांग्रेस से ज्यादा जीतू पटवारी के लिए अहम हो जाता है, क्योंकि उनका सियासी भविष्य इन उपचुनाव के नतीजों पर काफी हद तक निर्भर करेगा। बिल्कुल, और कई सवाल पहले भी उनकी भूमिका को लेकर उठ चुके हैं। आप बने रहिए सर। इस बीच हमारे सहयोगी राकेश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार राकेश का भी रुख कर लेते हैं और ग्राउंड जीरो से समझ लेते हैं कि राकेश देखिए, बीजेपी तो यहाँ पर मजबूत नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस के लिए कई बड़ी चुनौतियां हैं। अब उन चुनौतियों को पार करने के लिए कौन कौन से प्रत्याशियों के नाम जो है वो हिट लिस्ट में नजर आ रहे हैं? देखिए, फिलहाल हम कांग्रेस की ओर बात करें तो कांग्रेस कई दौर का मंथन कर चुकी है। कांग्रेस अपने हाईकमान से चर्चा कर चुकी है, लेकिन हम चाहे बुधनी की बात करें या विजयपुर की बात करें, कांग्रेस अपने वो 2 से 3 नाम तय नहीं कर पाई जिनको कि दाव लगाया जा सकता है। हम बुधनी की बात करें, बुधनी में निकलकर सामने आया था नाम जो मध्य प्रदेश के प्रदेश कांग्रेस जो केंद्रीय मंत्री रहे हैं, मध्य प्रदेश के चीफ रहे अरुण यादव का। और खबर है कि अरुण यादव ने बुधनी से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस को उम्मीद थी यदि अरुण यादव बुधनी से मैदान में उतरेंगी तो एक बड़ी टक्कर, मजबूत टक्कर कांग्रेस की ओर से देंगे, लेकिन फिलहाल हम अरुण यादव की बात करें तो उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। चाहे विजयपुर सीट हो या बुधनी सीट हो, दोनों ही जगह कांग्रेस ने, हम विजयपुर सीट की बात करें तो कांग्रेस को सबसे मजबूत जो चेहरा नजर आ रहा था वो बीजेपी के नेता थे सीताराम आदिवासी। और कांग्रेस ने सीताराम आदिवासी जो कि बीजेपी के पूर्व विधायक रहे, उन पर डोरे डाले थे कि वो बीजेपी कांग्रेस में शामिल हों और कांग्रेस की ओर से रामनिवास रावत जो कि वर्तमान मंत्री उनके सामने लड़ें। लेकिन जैसे ही इसकी भनक सरकार को लगी, बीजेपी को लगी, तो सीताराम आदिवासी बीजेपी से नाराज भी बताए जा रहे थे। उनको तुरंत जो है कैबिनेट मंत्री का, माफ कीजिए, राज्य मंत्री का उनको दर्जा दिया गया है और उन्हें जो है जो चाह रहे थे कि सीताराम आदिवासी के उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाए तो उन्हें एडजस्ट कर लिया गया है। यानी हम चाहे बुद्धि विधानसभा की बात करें, विजयपुर विधानसभा की बात करें, दोनों ही जगह फिलहाल कांग्रेस अपने चेहरे तलाशी रही है, लेकिन वो कौन से 2 से 3 चेहरे हैं, जब इस पर
बात आकर टिकती है तो कांग्रेस की सूची में वो नाम नगण्य रहते हैं, क्योंकि अभी तक नाम तय नहीं हो पाए हैं। और फिलहाल कांग्रेस की ओर से बात करें, कांग्रेस नाम तलाशी रही है, लेकिन हम बीजेपी की बात करें तो विजयपुर सीट से रामनिवास रावत, वर्तमान में जो वन मंत्री है, उनका चेहरा साफ हो चुका है। और दिल्ली जो बीजेपी की ओर से कल पैनल भेजा गया है, उसमें सिंगल नाम है रामनिवास रावत का, यानी ये तय माना जाए कि विजयपुर से रामनिवास रावत ही बीजेपी के घोषित तौर पर। राकेश, यहाँ पर आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, थोड़े से समीकरणों को भी आप समझाते रहिए। रामनिवास रावत को मैदान में उतारा गया है, क्या समीकरण साधते हुए बीजेपी ने उतारा है, ये भी जरा बताते रहिए दर्शकों को। देखिए, सीधे तौर पर हम समीकरण की बात करें विजयपुर विधानसभा की, दरअसल रामनिवास रावत कांग्रेस के विधायक थे और जब लोकसभा चुनाव की बारी आई, जब लगा कि मुरैना सीट बिना रामनिवास रावत के सहयोग से नहीं जीती जा सकती, तो रामनिवास रावत को बीजेपी में लाया गया था। बतौर कांग्रेस विधायक उन्होंने रहते हुए बीजेपी ज्वाइन की और रामनिवास रावत ने, हालांकि विधायक पद से इस्तीफा नहीं दिया गया था, शर्त रखी गई थी कि वो मंत्री दर्जा उनको दिया जाएगा। लंबे समय बाद उन्हें मंत्री दर्जा दिया गया और ठीक मंत्री दर्जा के मिलने के पहले, मंत्री बनने के पहले रामनिवास रावत ने अपना कांग्रेस विधायक पद से इस्तीफा दिया था और इसी के साथ विजयपुर में उपचुनाव की स्थिति निर्मित हुई है, जो कि आप चुनाव हो रहे हैं। हम बुद्धि विधानसभा की बात करें तो बुद्धि विधानसभा में दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहते हुए वहां पर विधानसभा का चुनाव लड़े थे, वहां से विधानसभा का चुनाव वो जीते थे और जब सांसद का उन्हें टिकट दिया गया तो जाहिर तौर पर सांसद बनने के बाद उनको विधायक पद से इस्तीफा देना पड़ा और वहां पर उपचुनाव की स्थिति बनी। तो बुद्धि विधानसभा की बात करें, अभी भी बुद्धि विधानसभा जो है शिवराज सिंह चौहान का क्षेत्र है, उनका गढ़ है और हम कहें कि जितने मजबूत वो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए उनका इलाका, उनका गढ़ मजबूत था, अभी केंद्रीय मंत्री रहते हुए उनका इलाका अभी वही है और गढ़ भी उनका वही है। तो ऐसे में शिवराज सिंह चौहान की पसंद एक अहम मायने रखेगी बुद्धि विधानसभा में जब भी प्रत्याशी चयन की बारी आएगी। हालांकि बीजेपी की ओर से बात करें तो 4 से 5 जो नाम का पैनल भेजा गया है उस पर ही किसी पर मोहर लगेगी, लेकिन रमाकांत भार्गव की बात करें वो सबसे मजबूत और सबसे प्रबल दावेदार नजर आ रहे हैं, क्योंकि कार्तिक सिंह चौहान की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान भी नहीं चाहेंगे कि उनके बेटे को टिकट मिले। ऐसे में जो सबसे प्रबल दावेदार है वो रमाकांत भार्गव, जो कि सांसद रहे हैं, पूर्व सांसद वो हैं, उनके नाम पर प्रबल दावेदारी सुनिश्चित जो है बीजेपी की ओर से नजर आ रही है। लेकिन पैनल में से 4 से 5 पैनल में से किसका नाम तय होगा ये दिल्ली तय करेगा। वहीं हम जो कांग्रेस के समीकरणों की बात कर रहे थे तो कांग्रेस फिलहाल अपने तमाम समीकरण तलाशने में जुटी हुई है। हालांकि कांग्रेस की ओर से आज ही दावा किया गया है, जो कांग्रेस के मीडिया प्रभारी मुकेश नायक का यह दावा है कि दोनों ही जगह जो चेहरे उतारे जाएंगे, बड़े मजबूत चेहरे उतारे जाएंगे। जो क्षेत्रीय समीकरण है, जो जातिगत समीकरण है, सारे समीकरणों को ध्यान में रखने के बाद ही कांग्रेस अपना चेहरा डिक्लेयर करेगी। बिल्कुल, देखिए ऐसी दावेदारी तो लोकसभा चुनावों में भी कांग्रेस करती नजर आई थी, लेकिन बाद में पता चल रहा था कि उन्हें प्रत्याशी भी नहीं मिल पा रहे हैं। फिलहाल पूर्व जनपद पंचायत अध्यक्ष महेश राजपूत के नाम पर मोहर लग सकती है, यह भी बताया जा रहा है कांग्रेस के अंदर। देखिए, हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में जिस तरह से बीजेपी ने अपना चुनाव समिति की जो बैठक की है, जो पैनल तैयार किया है, उन्हीं में से 4 से 5 में से एक नाम कोई बीजेपी की ओर से रहेगा। लेकिन हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस चर्चा जरूर कर चुकी है, दिल्ली तक हाईकमान तक भी चर्चा हुई है, लेकिन उन नाम का अभी पैनल तैयार नहीं हुआ है कि जिन पैनल में से किसी एक नाम पर सहमति जताई जाएगी। हालांकि जो हाईकमान चाहता है, जो कांग्रेस के नेता चाहते हैं, जीतू पटवारी चाहते हैं कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव के बाद जो अमरवाड़ा के छिंदवाड़ा में चुनाव हुए, वहां पर लोकसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से शिकस्त मिली और जब छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा में चुनाव हुए तो भी शिकस्त मिली। तो ऐसे में सबसे जो मजबूत प्रत्याशी है उस किसी नए चेहरे पर दाव न खेला जाए, बल्कि जो मजबूत प्रत्याशी है, जो पहले से उन विधानसभाओं में कार्यरत रहे हैं, उनको चुनावी मैदान में उतारा जाए। लेकिन जो सबसे मजबूत नाम निकलकर सामने आ रहा था वो अरुण यादव का आ रहा था, लेकिन अरुण यादव जो है चुनाव नहीं लड़ना चाहते। अब वो उन नामों पर जो है चर्चा करने में जो तमाम जो नेता है वो बैठेंगे। हालांकि हम दावेदारों की बात करें तो कांग्रेस में एक लंबे दावेदार हैं, बड़ी लंबी लिस्ट है, लेकिन उन लंबी लिस्ट में से किसके नाम का चयन होगा, चाहे वो बुधनी हो या फिर विजयपुर हो। राकेश, आप बने रहिए। इस बीच हमारे साथ एडिटोरियल डायरेक्टर मनोज बघेल जी भी जुड़ चुके हैं। सीधा रुख मनोज जी का करते हैं और रायपुर के भी समीकरणों को समझ लेते हैं। मनोज जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी, आवाज पहुंच रही है। मनोज जी, रायपुर दक्षिण सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, क्या समीकरण आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, ये रायपुर दक्षिण जो है वो भाजपा की परंपरागत सीट रही है। जब से ये नए विधानसभा के रूप में परिसीमन के बाद जब से इस विधानसभा की स्थापना हुई है, तब से लगातार यहाँ पर बृजमोहन अग्रवाल विधायक रहे हैं। इससे पहले जब रायपुर में 2 सीटें होती थी, रायपुर शहर और रायपुर ग्रामीण, उस समय से ही यहाँ पर भाजपा का कब्जा रहा है। बृजमोहन अग्रवाल यहाँ से लगातार
7 बार के विधायक रहे हैं और इस बार चूंकि लोकसभा चुनाव उनको लड़ाया गया था और सांसद बनने के बाद उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दिया था और तब से ये सीट जो है वो खाली थी। तो ये दक्षिण विधानसभा जो है भाजपा का गढ़ माना जाता रहा है। हालांकि उसके एक बड़े कारण जो है बृजमोहन अग्रवाल खुद, जो कि छत्तीसगढ़ के दिग्गज भाजपा नेता माने जाते हैं, अब चूंकि उन्होंने सीट खाली कर दी है इसलिए अब ये डिपेंड करेगा कि नया प्रत्याशी भाजपा किसे उतारती है। और स्वाभाविक तौर पर चूंकि भाजपा की प्रदेश में सरकार है तो इसलिए उपचुनाव में इसका फायदा पार्टी को मिलता है। तो ये मान के सभी चल रहे हैं कि रायपुर दक्षिण सीट जो है वो भाजपा बहुत मजबूत स्थिति में है। और देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस यहाँ पर किसको प्रत्याशी बनाती है। और जिस तरह से ब्राह्मण समाज जो है आज उन्होंने काफी शक्ति प्रदर्शन किया है, कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात की, जो ब्राह्मण समाज है उसने भाजपा के नेताओं से मुलाकात की। चूंकि रायपुर दक्षिण जो इलाका है वो ब्राह्मण बहुल मतदाता है वहां पर, और इसलिए बृजमोहन अग्रवाल के हटने के बाद दोनों ही पार्टियों से जो ब्राह्मण उम्मीदवार हैं वो अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्राह्मण को प्रत्याशी बनाने से जो है यहाँ पर फायदा होगा। लेकिन चूंकि शहरी सीट है यहाँ पर बहुत ज्यादा जातिगत समीकरण नहीं चलता है। और यदि इस बात में यदि दम होता तो पिछले चुनाव में कांग्रेस ने ब्राह्मण उम्मीदवार रामचंद्र दास को मैदान में उतारा था, लेकिन सर्वाधिक वोटों से जो है वो हारे थे, बृजमोहन अग्रवाल के सामने थे। तो बहुत दिलचस्प होने वाला ये चुनाव। आज 15 अक्टूबर है, 13 नवंबर को मतदान है और महीने भर से कम का समय बचा है। अब जाकर आज जबकि चुनाव की घोषणा हो गई है, राजनीतिक गतिविधियां तेज होंगी। दिवाली का चुनाव भी दिवाली का पर्व भी बीच में आने वाला है और इस बीच में रायपुर शहर का जो वातावरण है उसमें चुनावी गर्माहट जरूर देखने को मिलेगी। बिल्कुल, सियासी सरगर्मियां तेज होती हुई नजर आ रही है। तारीखों का भी सर ऐलान हो गया है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि भाजपा ने तो अपने 3 नाम जो हैं वो कहीं ना कहीं पक्के कर दिए हैं, लेकिन कांग्रेस की अगर बात की जाए तो दर्जन भर नामों की चर्चा चल रही है। अब ऐसे में कौन सा वो नाम होगा जो आगे आता हुआ नजर आएगा? देखिए, सभी अपने अपने पक्ष में अपने अपने तर्कों के आधार पर जो है अपने अपने लिए लॉबिंग कर रहे हैं। जैसे इससे पहले जो 2018 का चुनाव हुआ था वो अभी तक रिजल्ट के हिसाब से देखें तो सबसे टफ चुनाव जो है 2018 का चुनाव हुआ था, जिसमें बृजमोहन अग्रवाल बहुत कम अंतरों से जीते थे। जब पूरे प्रदेश में कांग्रेस के 68 विधायक जीत के आए थे तो कन्हैया अग्रवाल जो रायपुर दक्षिण के कांग्रेस प्रत्याशी थे उन्होंने आश्चर्यजनक रूप से बृजमोहन अग्रवाल को टक्कर दी थी और जो हार जीत का मार्जिन है वो 10-12 हजार के आसपास सिमट गया था, जबकि हमेशा बृजमोहन अग्रवाल कंफर्टेबल लीड से जीतते थे। और इस बार तो पिछले चुनाव में तो उन्होंने 69-70 हजार वोट से जीत दर्ज की थी। तो इस आधार पर जो है कन्हैया अग्रवाल जो है अपना दावा मजबूत मान रहे हैं कि मैंने सबसे अभी तक जितने कांग्रेस के प्रत्याशी हुए बृजमोहन अग्रवाल के खिलाफ उसमें सबसे क्लोज फाइट चूंकि मैंने दिया इसलिए मेरा दावा मजबूत है। इसी तरह से जो पूर्व महापौर और वर्तमान में नगर निगम के सभापति प्रमोद दुबे हैं वो अपना दावा मजबूत मान रहे हैं। इसके अलावा युवा कांग्रेस से बहुत सारे लोग हैं जो अपनी अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। और देखने वाली बात होगी कि जो है बृजमोहन के सामने जो है हमेशा ये माना जाता था कि कोई भी कांग्रेस का प्रत्याशी हो वो भाजपा के लिए वॉकओवर टाइप की स्थिति रहती थी, लेकिन पहली बार लगातार 7 चुनाव के बाद पहली बार क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल मैदान में नहीं होंगे और भाजपा का नया चेहरा होगा, इसलिए ये माना जा रहा है कि लड़ाई इस बार दिलचस्प हो सकती है, क्योंकि बृजमोहन अजय योद्धा माने जाते हैं और इस बार जो नया कैंडिडेट होगा वो कौन होगा अभी पता नहीं है। हालांकि 3 नामों की चर्चा आपने जो की है, और देखिए ना सर, हमेशा से बीजेपी ने चौंकाने वाला चेहरा भी आगे लाए हैं कई चुनावों में और एक अच्छा परिणाम भी उन्हें मिला है और दिलचस्प बिल्कुल ये मुकाबला होता हुआ नजर आने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती समय साझा करने के लिए। सहयोगी राकेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से राकेश का रुख कर लेते हैं और जान लेते हैं। राकेश, यहाँ पर मजबूत दावेदारी तो आप ठोकते हुए बताते हुए नजर आ रहे हो कि बीजेपी एक मजबूत पक्ष के साथ मध्य प्रदेश के अंदर है, लेकिन क्या चुनौतियां रह सकती है आने वाले समय में इन उपचुनावों में? देखिए, सीधे तौर पर बात करें तो बुधनी विधानसभा क्षेत्र की बात करें, बुधनी विधानसभा क्षेत्र में पूरी बीजेपी जुटेगी, लेकिन जो क्षेत्र चूंकि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का है
तो जाहिर तौर पर है उनका प्रभाव वाला क्षेत्र भी है। तो हम कह सकते हैं कि बुधनी में सीधे तौर पर बीजेपी बढ़त में है। अब डिपेंड ये करता है कि कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी कौन होता है, क्या वो प्रदेश कांग्रेस के चीफ रहे अरुण यादव होते हैं या फिर कोई दूसरा बड़ा चेहरा वो लेकर सामने आते हैं। और कांग्रेस की ओर से जितना बड़ा प्रत्याशी होगा बीजेपी को उतनी जरूर चुनौती मिलेगी। लेकिन फिलहाल हम बात करें, फिलहाल बीजेपी की ओर से बढ़त नजर आ रही है। इसी तरह हम विजयपुर की बात करें तो विजयपुर में स्थिति साफ है कि वहां पर वन मंत्री रामनिवास रावत ही बीजेपी के अधिकृत राकेश, यानी कि आप साफ शब्दों में ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट जो दे रहे हैं वो बता रहे हैं कि कोई इतनी बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए अभी सामने नहीं है जब तक कि कांग्रेस के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं हो जाता है। अगर कोई बहुत मजबूत यहां पर दावेदार खड़ा होता है मैदान में तो हो सकता है कि कुछ चुनौती जो है बीजेपी को उसका सामना करना पड़े, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई सामने नजर नहीं आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो रायपुर दक्षिण के लिए 13 नवंबर को मतदान है। बड़ी जानकारी ग्राउंड जीरो से हम आपको सभी समीकरणों को विस्तार से समझा रहे थे। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए थे। ग्राउंड जीरो पर क्या सियासी समीकरण है, क्या हालात है, कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा मजबूत नजर आ रही है, किसके लिए क्या चुनौती है, ये बारीकी से जानकारी हमने आपको दी। बुधनी और विजयपुर में 13 नवंबर को मतदान होगा और बुधनी और विजयपुर के भी समीकरण हमने आपको विस्तार से समझाए। रायपुर दक्षिण के लिए भी 13 नवंबर को ही मतदान होगा, यानी कि एक बार फिर आपको जानकारी दे, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उपचुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। 13 नवंबर की वो तारीख होगी जब यहां पर मतदान होगा। महाराष्ट्र की बात करें, देखिए महाराष्ट्र में 20 नवंबर को, महाराष्ट्र में 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी, यानी कि मतगणना होगी। इसके अलावा झारखंड का भी ऐलान किया गया है। झारखंड और साथ ही साथ जहां जहां उपचुनाव होंगे उसका भी ऐलान करते हुए नजर आए चुनाव आयोग। चुनाव आयोग द्वारा महाराष्ट्र में 20 नवंबर को मतदान होने की बात कही गई। एक चरण में ही होगा महाराष्ट्र में मतदान। महाराष्ट्र में 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं। अब झारखंड की अगर आपको जानकारी दे तो झारखंड में 2 चरणों में वोटिंग होगी। झारखंड में 13 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग होगी और झारखंड में 20 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा। तो महाराष्ट्र में 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी।